तो जैसा कि हम सभी अभी पिछले 2 दिनों से अपने पूरे जीवन को निरंतर योगी जीवन बनाने के लिए मेंटल स्क्रिप्टिंग यानी कि अपने रोल की, अपनी हर श्वास की, अपने हर कर्तव्य की एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहते हैं जीवन उसी का बेहतर होता है जो अपने जीवन को विधिवत जीता है, प्लानिंग के साथ जीता है यानी कि योजनाबद्ध तरीके से जीता है और लक्ष्य के साथ जीता है। इस बात को याद रखना। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहली चीज है लक्ष्य, दूसरा होता है लक्ष्य के लिए एक योजना और तीसरा होता है उसके लिए प्रॉपर मेथड। जो भी योजना बनाई जाएगी तो उसके लिए एक विधि आप प्रयोग करेंगे, जो बाबा मुरलियों में हमें कहते बच्चे विधि से सिद्धि, है ना। तो सिद्धि मेरा लक्ष्य हो गया, सिद्धि मेरा एम हो गया, विधि मेरा मेथड हो गया। लेकिन उस मेथड और सिद्धि के बीच में एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है राइट प्लानिंग। अगर मेरी योजना ठीक नहीं है उस विधि के लिए, कहाँ मुझे किस बात को प्रयोग करना चाहिए ये मेरे पास नहीं पता। मेरे पास मेथड भी है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल समझिए आप इस बात को लेकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो घर में ही चीज समझ में आ जाती है सब बातें। मैं तो ऐसे ही ऑब्जर्व करता हूँ घर की नेचुरल चीजों से, वहीं से सीखता हूं मैं अपना सब कुछ। जैसे आप देखो घर में हम सब सब्जियां बनाते हैं तो आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल आप दाल बनाने के मेथड से आप सब्जी बना दो, नहीं बनाओगे। उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, टाइमिंग के चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको रेशियोज के चेंजेस करने पड़ेंगे। भले ही चीजों में मसाले वो सब सेम हो सकते हैं लेकिन क्या रेशियो सेम हो सकता है? शायद नहीं। चीजों को चेंज करना पड़ेगा, टाइमिंग को चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते जितने समय में आपकी सब्जी गल जाती है उतने समय में आपकी दाल गल जाएगी। ये समझ, ये जो समझ है ना, ये समझ हमें ये भी बता रही है कि जब प्रकृति में हर चीज के लिए, ध्यान समझेगा, जब प्रकृति में, अंडरलाइन करना, लिख लेना इन शब्दों को, याद नहीं रहेंगे। प्रकृति में जब हर चीज की विधि और हर चीज का समय अलग अलग है तो मैं भी प्रकृति के बंधन में हूं, क्योंकि मेरा शरीर एक प्रकृति है। मुझ पर प्रकृति के नियम लागू होंगे। जब तक मैं शरीर में बैठी हूं मुझ पर प्रकृति के नियम लागू होंगे। इसका अर्थ क्या होगा? एक और खास बात समझ लेना आप, मुझसे कर्म तभी तक जुड़ा है, लिख लो इस सेंटेंस को, बहुत ही प्यारा सेंटेंस बाबा याद दिला रहे हैं। मुझसे कर्म सिर्फ तब तक जुड़ा है जब तक मैं इस शरीर रूपी प्रकृति में बैठी हूं। आप मुझे बताओ, कभी जब मैं आत्मा बन जाऊंगी क्या मुझ पर कर्म का सिद्धांत लागू होगा? हेलो, बोलो। जब मैं आत्मा बन जाऊंगी क्या मुझ पे कर्म का सिद्धांत लागू होगा? कोई कर्म का फल, कर्म की प्रक्रिया कोई लागू होगी? नहीं, क्योंकि कर्म का संबंध, लिख लो आप, कर्म का संबंध कर्मेंद्रियों से है और कर्मेंद्रियां प्रकृति का हिस्सा हैं, पुरुष का नहीं। पुरुष अर्थात आत्मा का नहीं, आत्मा का हिस्सा ज्ञानेंद्रियां हैं। तो स्क्रिप्टिंग करने से पहले आपको इन दोनों के अंतर को समझना पड़ेगा कि आप किसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हो। आपको समझना पड़ेगा कि एक है कर्ता और दूसरा कौन है? जो डायरेक्शन देगा करने का। तो कर्ता में आपकी कर्मेंद्रियां आएंगी और करावन हार में आपकी ज्ञानेंद्रियां आएंगी, अर्थात आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार।
तो दोनों की प्लानिंग जरूरी है। थोड़ा सा और गहराई से समझिए इस बात को, क्योंकि हम अब सही दिशा में जाकर के हमें, क्योंकि अब सिचुएशन टू सिचुएशन अपने थॉट प्रोसेस अर्थात मेथड को डिजाइन करना है। स्क्रिप्टिंग क्या है? स्क्रिप्टिंग है किसी भी कार्य को करने के मेथड की पहले से एक योजना तैयार कर लेना। इसलिए मुझे समझ, जैसे आप देखो कोई भी एक सिस्टम होता है, यहां से समझ में आएगी आपको बात। लाइफ में हर कार्य का एक सिस्टम है। जैसे परिजनों के साथ के संबंध को निभाने के लिए परिवार एक सिस्टम है, एक फैमिली, एक होम, एक सिस्टम है, हाँ या ना? स्कूली एजुकेशन के लिए स्कूल एक सिस्टम है, जहां पे एक टीचर होगा, प्रिंसिपल भी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, पियोन भी होगा, सिस्टम है। किसी एक भी चीज को सिस्टम से अलग करोगे ना, पूरा सिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा, हाँ या ना? आप एग्जांपल के रूप में समझो, एक स्कूल है, वहां पे एक जो बेल बजाता है छुट्टी की या हर पीरियड के बाद की, उस आदमी को भी हटा दो आप, देखो पूरा सिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा। कोई बहुत वैल्यू नहीं है उसकी एक तरीके से, अगर वैसे देखोगे आप। ना वो कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी होना जरूरी है उसके लिए, उसका ना कोई बहुत ही एजुकेटेड हाई प्रोफाइल होना जरूरी है उसके लिए, लेकिन उसके बिना सारे हाई प्रोफाइल का सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये बात मैंने आपको क्यों बताई? जो बाबा कहते हैं, बच्चे अंश भी रह गया तो वंश बन जाएगा, और अगर कहीं पर भी महीन गलती करी, सूक्ष्म गलतियां ही, सूक्ष्म मिस्टेक ही बड़ी मिस्टेक्स को बुलावा दे देंगी। बहुत अच्छा सवाल है। अगर सडन सिचुएशन है तो स्क्रिप्टिंग कैसे काम करेगी? क्योंकि स्क्रिप्टिंग माइंड को प्रोग्राम कर देगी उन सभी वैल्यूज और पावर से जो सडन परिस्थितियों में भी यूज करने में नेचुरल हो जाए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मिलिट्री जब तैयार किया जाता है एक मिलिट्री मैन को, तो जो उसकी ट्रेनिंग होती है वो उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, और उसको इतना ट्रेंड कर दिया जाता है कि युद्ध और आपातकालीन समस्या कभी भी किसी भी रूप में क्यों ना आ जाए, he or she enough prepared to face any challenge come along the way, हाँ या ना? मेरी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर चाहे कोरोना वायरस आएगा, चाहे ओमिक्रॉन आएगा, सडन है, बट अगर मैंने वो पढ़ाई पढ़ी है तो मैं उसको हैंडल करने के लिए अपनी उसके आधार पर मैक्सिमम एफर्ट डाल पाऊंगा और शायद किसी के प्राण बचा पाऊंगा। और शायद साइंटिस्टों ने भी अपनी उस पहली स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग से जो उन्होंने पढ़ाई करी, उसी के बेस पर भविष्य में उस बीमारी से लड़ने के प्रावधान ढूंढे हैं और ढूंढ रहे हैं, आया ना? यही होती है आपकी स्क्रिप्टिंग की हेल्प आपको। जब आप अनेकों प्रकार की समस्याओं को स्क्रिप्टिंग के माध्यम से जीत चुके होते हैं, तो फिर अचानक आने वाली समस्या में भी आप अपने कॉमन सेंस और अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग कर उसका सामना कर, हाँ या ना? आपका आंसर हुआ रश्मि? क्लियर हो गया आंसर? ठीक है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जैसे चाहे कोई गेम हो, किसी ने अपने गेम की बहुत स्ट्रांगली प्रिपरेशन करी हो, लेकिन अचानक से कोई ऐसा प्लेयर सामने से आ जाए या ओपोनेंट ऐसा आ जाए कि शायद उसने उसकी प्लानिंग ना की हो, तब भी उसका मिक्स एक्सपीरियंस के मदद से उस ओपोनेंट का सामना करना सीख जाता है। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, जिसके बेसिक्स ठीक हैं, आप अपनी पढ़ाई के दौरान सोच लीजिए, हम सब जब पढ़ाई किया करते थे तो क्या कहा जाता था? इंप्रूव योर बेसिक्स। कोई भी हमें प्रॉब्लम्स को ठीक,
मतलब प्रॉब्लम्स को लर्न करने की बात नहीं कहता था। क्या कहता था? इंटेलिजेंट कौन व्यक्ति होता था? जो प्रॉब्लम लर्न करता था या जो बेसिक्स लर्न करता था? जो बेसिक्स लर्न करता था। कंपटीशन वो क्रैक नहीं करता है जो प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करता है। कंपटीशन वो क्रैक करता है जो बेसिक्स के इंप्लीमेंटेशन की प्रैक्टिस करता है। आप समझ रहे मेरी बात? और इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जिसने मैं आत्मा पक्का कर लिया ना, जिसने मनमनाभव पक्का कर लिया, वो माया के किसी भी रूप को समझ करके उस पर जीत पा सकता है। हाँ या ना? चेक कर लो। आप विचित्र बन विचित्र बाप के बन जाओ, बस देखो माया का एक भी रूप आपका सामना कर जाए। आप माया के रूपों में तभी फंसोगे जब आप में कोई ईगो जागेगी। ईगो किसके साथ जुड़ी हुई है? चेक कर लो आप। या तो आपको नाम की ईगो आएगी, मान की ईगो आएगी, शान की ईगो आएगी, पैसे की ईगो आएगी, संबंध की ईगो आएगी, अपनी एजुकेशन की ईगो आएगी, अपने थॉट की ईगो आएगी, अपने कपड़ों की ईगो आएगी। जो भी आएगी ना, उसमें ये शरीर इन्वॉल्व होगा। आप चेक कर लेना, आपके जीवन के हर दर्द को चेक कर लेना, दुख को चेक कर लेना, ये बीच में आएगा। हाँ या ना? अंडरस्टैंड करें इस बात को। सो अंडरस्टैंड करना है, हमें गहराई से अंडरस्टैंड करना है इन चीजों को। नाउ अब आगे आते हैं। देखो कैसे स्क्रिप्टिंग करने के लिए क्या स्टेज होना जरूरी होता है पहले, क्योंकि अब बाबा ने पढ़ाई है सारी, मैं तो कहीं और से नहीं सीखता, मैं बाबा की वाणियों से ही निकाल निकाल के सीखता हूं ये सारी चीजें। बस उनको देखने का नजरिया चाहिए कि आप देख कहां से रहे हो चीजों, कैसे देख रहे हो आप उन चीजों, है ना? बाबा सब कुछ सिखाता है। बाबा ने, आपने कितनी बार मूल्यों में सुना होगा, कितनी बार आपने मूल्यों में सुना है, सीट पर सेट रहोगे तो अपसेट नहीं होगे। सुना है आप सबने? सुना है? बाबा ने कितनी बार कहा, बच्चे जज जब कुर्सी पर बैठेगा ना तभी उसकी कोई सुनेगा। जज कुर्सी पर बैठेगा तभी उसकी जजमेंट सुनेगा। तब बाबा इसका एग्जांपल क्या देते हैं, जब तुम आत्मा अपनी भ्रकुटी रूपी सीट पर बैठकर अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनकर इनसे कर्म कराओगे, तब तुम कहलाओगे स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो क्या कहलाओगे? गुलाम। नहीं तो कहलाओगे गुलाम। तुम्हारी कर्मेंद्रियां तुम्हारा आदेश तब मानेंगी जब तुम्हें यह याद होगा कि तुम आत्मा हो और इनके कंट्रोलर हो। जब तुम्हें याद होगा कि तुम आत्मा हो और तुम्हारी शक्ति से इनमें शक्ति है। हाँ या ना? आप बताओ, आत्मा निकल जाए, आंख देख पाएगी? कान सुन पाएगा? मुख बोल पाएगा? जिस चेहरे को हम सुंदर, अच्छा, स्मार्ट कुछ भी समझते हैं, जिन कपड़ों के ऐसे हम जैसे भी दिखते हैं, क्या फिर उस शरीर में वो सुंदरता बची रह जाएगी अगर आत्मा निकल जाए? इसकी स्मार्टनेस रह जाएगी? इसकी उपलब्धियां रह जाएंगी? समझिए आप, आपके साथ जो कुछ भी कनेक्टेड है, लिखो इसको, आपके साथ जो कुछ भी कनेक्टेड है वो सिर्फ तब तक है जब तक मैं आत्मा यहां पर बैठी हुई हूं। अपने को बार बार याद दिलाइए इस बात को। यदि मुझ आत्मा ने इस तन को छोड़ दिया तो इस तन का कुछ भी काम का नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। इसका मतलब इसकी पूरी ऊर्जा मुझसे है, मुझ आत्मा से है। तो सीट पर सेट रहेंगे तो अपसेट नहीं होंगे, ये सिद्धांत है, लिख लो। और यही स्क्रिप्टिंग कराता है हमसे। आप कौन सी स्क्रिप्ट लिखते हो इससे पता चलता है कि आप किसकी सीट पर बैठे हो। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इसके लिए बाबा, मैं क्या एग्जांपल दूंगा? बाबा की दिए एग्जांपल है ये सारे। साकार मूल्य में बाबा क्या कहते हैं, जब डॉक्टर की सीट पर बैठेगा तो उसे इलाज याद आएंगे।
जब वकील वकील की सीट पर बैठेगा तो उसे वकालत याद आएगी। जब जज जज की सीट पर बैठेगा तो जजमेंट याद आएगा। इंजीनियर इंजीनियर की सीट पर बैठेगा तो पुल बनाना, बाबा कहते हैं मुरली जनरली, क्योंकि बाबा सिविल इंजीनियर की बात कर रहे हैं, एक तरह से वो करना उसको याद आएगा। ये सारा साकार मुरली में सुना है सबने, साकार मुरली में ही आता है। मैं कोई अपनी बात नहीं सुना रहा हूं कुछ भी, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने का काम कर रहा हूं। सब कुछ बाबा सुना, बस जिसको याद रह जाता है वो प्रयोग कर लेता है, जो भूल जाता है वो माया के वश हो जाता है। इतना ही अंतर है। माया सिर्फ उसके दिमाग पर वार करती है जिसके दिमाग में बाप का ज्ञान नहीं होता है। कोई कहते हैं जहां बाप है वहां पाप नहीं, जहां पाप है वहां बाप नहीं। जहां बाप है का मतलब क्या है? जहां बाप का ज्ञान है। अगर बाप का ज्ञान बुद्धि में है तो पाप आपकी बुद्धि को छू नहीं सकता। इसीलिए ज्ञान को इंजेक्शन कहा गया है, ज्ञान को तलवार कहा गया है। समझिए आप इस बात। अगर इंजेक्शन है तो बीमारी नहीं आ सकती वहां पर, और तलवार है तो दुश्मन नहीं आ सकता। ये समझना पड़ेगा हम। अब देखना कभी भी ध्यान से, बाबा ज्ञान को तलवार कहता है और योग को ढाल कहता है, योग को कवच कहता है। योग सुरक्षित तो कर सकता है, लेकिन वार करने के लिए क्या चीज चाहिए? ज्ञान। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं? ज्ञान का तीर में योग की ज्वाला। तीर जा रहा है, समझिए आप युद्ध की स्थितियों को समझिए, क्या क्या बाबा विजन बनवा रहा है। मैं पहली बार ही कर रहा हूं ऐसा, ये जो कुछ बन रहा है वो बस बता रहा हूं आपको। तीर निकल रहा है, तीर में से ज्वाला निकल रही है, युद्ध की स्थिति चल रही है। तीर है ज्ञान, और उसमें जो ज्वाला निकल रही है ना, जो अटैक करेगी, जो विध्वंस करेगी सेना का, वो है योग की ज्वाला। लेकिन याद रखना, योग उसका लगेगा जिसके पास ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना योग नहीं लग सकता किसी का भी, लग ही नहीं सकता। क्योंकि योग का मतलब है जुड़ना, कम्युनिकेट करना, कनेक्ट करना, और उसके लिए आपको पाथवे पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए। आप तब जाके आप कनेक्ट करोगे उस चीज से। सही बात है? समझ आ रही है मेरी बात? यस, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, पता है ये जो जितनी भी क्लासेस चल रही है ना, आप इनको सोच के देखना, ये इतनी प्रैक्टिकल वर्कशॉप चल रही है, दिस अ वर्कशॉप ऑफ लाइफ। हाँ या ना? आप लोगों को लगता है ये इंपॉर्टेंट है या ऐसे ही चल रहा है सब? हा? मैं आपको एक और चीज बोलूं सबसे, कभी भी ना मेरे को सिर्फ कभी ऑबलाइज करने के लिए हाँ हाँ मत करा करिए। अगर आपको कोई चीज खराब भी लगती है ना, स्पीक ओपनली। क्योंकि मैंने पहले भी कह चुका हूं ना, मैं कोई आपका टीचर हूं और ना ही मेरे प्रति कोई रिगार्ड रखने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं हम सब ग्रुप में मिलकर के एक जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, उसके लिए जो भी आप सबके दिल में आता है मुझे खुल के बोलो। आप कुछ मैं ठीक नहीं कर रहा हूं तो भी मुझे आप बताओ कि ये ठीक नहीं है, मैं खुले तौर पे कह रहा हूं। क्योंकि मैं कभी अगर आपसे कहता हूं कि आप मुझे कुछ बताइए, उसका मकसद होता है मुझे राइट फीडबैक चाहिए ताकि हम और इम्प्रूव करें, क्योंकि हमें बेस्ट, हमें भगवान का वो रतन बनना है जिसको देखकर ये दुनिया का हर इंसान ये कहे ये हैं भगवान के बनाए हुए एक्यूरेट रतन। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें महिमा सुनने का आदि नहीं बनना है, कोई हमें अच्छा अच्छा बोलता रहे। हाँ, अच्छा है तो अच्छा कहो, उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट है बताओ उसको। अब देखो आप, क्योंकि हमें स्क्रिप्टिंग करनी है, तैयारी करनी है। अब समझ में आ गया ना रश्मि दीदी? क्लियर है ना स्क्रिप्टिंग क्यों करनी जरूरी है? स्क्रिप्टिंग इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि मुझे मेरे हर थॉट को इस स्तर पर तैयार करना है। जैसे एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, घर से ही, मुझे ये बात भी घर से ही समझ में आती है। क्या? मुझे सब्जी बनानी है, मुझे दाल बनानी है, मसाले तो कॉमन ही होंगे ना, उनकी मात्रा का अंतर हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? मुझे अब आपकी जो कोई सडन सिचुएशन भी आ जाए, कोई कैसी भी सिचुएशन आ जाए सडन में भी, तब भी क्या चीज होगी? ध्यान देखना बाप, कोई सडन सिचुएशन भी आएगी, या तो उसमें प्रेम यूज करोगी, या सुख यूज करोगे, शक्ति यूज करोगे, आनंद यूज करोगे, रहम यूज करोगे, सहनशीलता यूज करोगे, समाने की शक्ति यूज करोगे,
समझने की शक्ति यूज करोगे, समेटने की शक्ति यूज करोगे, सहयोग चाहोगे किसी का, इससे बाहर की परिस्थिति तो नहीं आएगी ना। आप चेक कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम आप अपने जीवन में देखना ध्यान से, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंज, कोई भी इवेंट, ये एक एक्शन है या एक्शन से प्रोड्यूस है। और इसमें कहीं ना कहीं या तो 7 वैल्यूज लिख लो इनको अपने पास में। क्या क्या है ये वैल्यूज? पहला है ज्ञान, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है शांति, चौथा है प्रेम, पांचवा है सुख, छठा है शक्ति और सातवां है आनंद। 7 गुण या तो ये यूज होंगे आपके किसी भी कर्म के अंदर। इनके बिना एक कर्म नहीं कर सकते आप, करके दिखाओ आप। इनके बिना अगर कर्म कर रहे होगे तो आप विकार यूज कर रहे होगे फिर, और विकार यूज करोगे तो पाप बनना तय है आपका निश्चित रूप से। अब दूसरी है अष्ट शक्तियां। अष्ट शक्तियां कौन कौन सी हैं जी? पहली है सहनशीलता। ये लिख लो क्योंकि आज स्क्रिप्टिंग करनी है ना, तो ये सब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगी चीजें, इसलिए इनका भाई पहले मुझे सब्जी बनानी है तो मसाले तो हो घर में, पता चला जीरा ही गायब है, पता चला आज नमक ही नहीं है ना। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे अगर जीवन का स्वाद लेना है, जीवन का टेस्ट लेना है मुझे, तो मेरे पास पहले मेरी जो चीजें हैं वो बेसिक फॉर्मूला। अब मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल कैसे होगा फिर मेरा? तो मैं आपको हर तरफ से कमांड देने की कोशिश कर रहा हूं। सहनशीलता चाहिए, पहली चीज क्या है। दूसरा हमारे पास में समाने की शक्ति, समाने की शक्ति सागर के समान है ना। तीसरी हमारे पास में निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन पावर जी, निर्णय लेने की शक्ति। चौथी हमारे पास परखने की शक्ति। पांचवी हमारे पास सामना करने की शक्ति। हम हमेशा बेसिक्स में ही फेल हैं। बाबा पता है ऐसी थोड़ी कह देता है, बाबा की वाणी सुनो, बाबा बोलते हैं बच्चे 7 रोज का कोर्स कर लो, फिर घर बैठ के भी मुरली पढ़ सकते हो और संपन्न बन सकते हो। ये 7 रोज का कोर्स ही पूरा नहीं होता पूरी जिंदगी, अगर आप सही ध्यान से देखो। पहला पाठ भी मैं आत्मा हूं और अंतिम पाठ भी मैं आत्मा हूं। हमको लगता हम तो बड़े ज्ञानी हो गए, अब तो मुरली सुनने लगे, कोर्स तुम्हारा पूरा हो गया। कोर्स ही पूरा नहीं हुआ अभी। कोर्स पूरा उस दिन होगा जिस दिन कोर्स बन जाएंगे हम, है ना। सामना करने की शक्ति। इसके बाद क्या है? सहयोग की शक्ति। इन एक एक की महिमा समझें, इन एक एक की डेप्थ समझें, इन एक एक के प्रयोग समझें। ये केवल नाम नहीं है, हमें तो याद है 8 शक्ति, अरे याद है या याद स्वरूप है, या उन शक्तियों का स्वरूप है, वो प्रयोग में आ रही है। इसके बाद क्या होती है हमारे पास में? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, अर्थात अंतर्मुखता की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। और लास्ट कौन सी हमारे पास? समेटने की शक्ति। सब कुछ समेट लो। आप ध्यान से देखना, मुझे धरती का एक काम बताना आप, एक भी प्रॉब्लम का नाम बता दो मुझे, एक भी सिचुएशन दिखा दो आप मुझे, एक भी चैलेंज दिखा दो मुझे, और एक भी घटना दिखा दो जो इनसे सॉल्व ना हो जाए। अगर ये आपके नेचुरल हो गए तो फिर आप दिखाना मुझे कि कौन सी समस्या ऐसी है, कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसको आप सॉल्व ना कर सकते। आप में कोई हो, चाहे यूट्यूब पे आप जुड़े हैं, चाहे आप यहाँ पे जुड़े हैं, मुझे दिखा दो आप, कोई भी पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरे पास मेरा खजाना नहीं है, या उसका ताला लग गया है और चाबी खो गई है तो ये मुझ में ही। अच्छा, अब एक बात और देखो, आप चाहे 7 वैल्यूज की बात करो, आप चाहे आप 8 पावर्स की बात करो, ये किस में है? आत्मा में ही है, कहीं बाहर रखी है? ये आत्मा में ही है, लेकिन ये यूज में कितनी आती हैं? जितनी आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहते हैं हम, आत्मा की कॉन्शियसनेस।
समझिएगा मेरी बात। जब आप आत्मा कॉन्शियसनेस में रहते हो, आप देखना आप इन गुणों में शक्तियों में अपने को नेचुरल महसूस करते हो, हाँ या ना? ये सबके पास अनुभव ना हो तो मुझे बता दो, होता है नहीं होता? आप देखना कभी भी जिस दिन आपकी आत्मिक स्थिति हो जाती है, आप फील करते हो आज तो बड़ी शांति महसूस, आज बड़ी शक्ति महसूस, आज ना मेरा योग बड़ा अच्छा हुआ। योग बड़ा अच्छा हुआ मतलब क्या था? देह अभिमान में नहीं थे हम, किसमें थे? इसमें थे। मैं पता है ये कर करके समझ पाया कि सच में ही बड़ा सहज है ये। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि मैं सच की स्थिति से, मैं आत्मा की स्थिति से किस में रहती हूं ज्यादातर समय तक? देह अभिमान। अब ये देह अभिमान वर्ड में फंसे हुए हैं हम। एक्चुअली देह अभिमान पता क्या है? यदि मैं हर समय प्रमोद के रूप में रहूं, ये देह अभिमान। यदि मैं सोचूं अरे मैं फिजिक्स लेक्चरर हूं, या मैं तो जो है ना फलाना हूं, मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं ये वो, ये सारे देह अभिमान वाली चीज है। यानी कि अगर आप इस शरीर पर पड़े हुए किसी भी टाइटल के द्वारा खुद की कॉन्शियसनेस में हो, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है मेरा नाम प्रमोद कुमार है, जानकारी होना अलग बात है, पर ये कॉन्शियस होना अलग बात है। जानकारी और कॉन्शियसनेस में फर्क क्या है? ध्यान समझिएगा इस बात को। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द अवेयरनेस एंड रियलाइजेशन, अवेयरनेस और रियलाइजेशन के बीच का फर्क क्या है जी? ये बड़ी गहरी सी बात है। अवेयरनेस है कि मुझे पता है कि मैं प्रमोद कुमार हूं, लेकिन अगर मैं प्रमोद कुमार के रियलाइजेशन में हूं तो जब भी कोई प्रमोद कुमार को कुछ बोलेगा ना तो मुझे चोट पहुंचेगी, आई फील हर्ट। लिख लो इस बात को, इफ एनीथिंग हर्ट्स यू इट मीन्स यू आर इन बॉडी कॉन्शियसनेस। हर्टिंग का मतलब ही है बॉडी कॉन्शियसनेस। कोई भी दुख की फीलिंग है, आप बॉडी कॉन्शियसनेस में है उस समय। बस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो देवाभिमान है कौन से वाला। नाम का है, मान का है, बुद्धि का है, गुणों का है, अचीवमेंट का है, प्रॉपर्टी का है, खानदान का है, शहर का है, प्रदेश का है, देश का है कौन सा वाला? और एक और खास बात है, ये बड़ी ही खतरनाक बात बाबा मुरलीन कहते हैं, एक तरह का आएगा सब तरह को ले आएगा। अगर आप में एक भी प्रकार का देवाभिमान है फिर आप में सब प्रकार का देवाभिमान होगा, हाँ या ना? चेक करो आप, हाँ या ना? अगर आप में नाम का आ गया, नाम के साथ साथ फिर आपको आएगा हम हिंदू हैं नाम का आएगा तो आपको आएगा हम फलाने शहर के हैं। नाम का आएगा मतलब एक आ जाए, एक आ जाए सब आ जाएंगे। अभी तो कहते हैं ना गुणों से गुणों जागते हैं और अवगुणों से अवगुण। तो स्क्रिप्ट करने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, मैं क्यों आपको कई दिन से ये अभ्यास करवा रहा हूं, क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसे नहीं बन जाती। हमने बहुत मेहनत करी अपनी स्क्रिप्टिंग्स करने के लिए। सबसे पहले स्क्रिप्टिंग के लिए आपको टाइप ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस को ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर। टाइप ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, कितने प्रकार के छिपे बैठे हैं आपके अंदर टाइप ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। जब तक ये नहीं मिटाए आपने, आप स्क्रिप्टिंग को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्क्रिप्टिंग तो किस बेस पर होनी है? वैल्यू बेस पर, वैल्यू बेस पर एक और खास बात है, जब मुझे ये पता चल जाएंगे, मैं क्यों कह रहा हूं ये पता चलने क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे इन्हीं की अपोजिट प्लानिंग करनी है। अब मैं आपको समझाता हूं इसी बात को लेकर। अपोजिट प्लानिंग का मतलब भी क्या है? मुझे बीमारी पता होगी तभी तो मैं उसकी दवाई ढूंढूंगा, हाँ या ना? भाई आप खुद सोचो, सिद्धांत क्या कहता है? नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, हाँ या ना? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मैं अपने अंदर का आविष्कार, खुद की खोज, लिख लो आप, मैं खुद की खोज कब करूंगी? जब मुझे पता चलेगा मैं खुद खो गई हूं। ये बड़ी अच्छी सी बात आपने याद दिलाई। खुद की खोज कौन करेगा? जिसको ये स्मृति आ जाएगी कि वो खोया हुआ है। और वो खोया हुआ कहां है?
आत्मा कहां खोई हुई है? कहां खोई हुई है? देहाभिमान के पीछे। मैं आत्मा कहां खो गई हूं? इस देहाभिमान रूपी पर्सनैलिटी में। देखो आप, एक अच्छी सी बात बाबा ने याद दिलाई। एक है मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी, यहां लिख लो आप अपने आप को ओरिजिनल, ये तो मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है। और एक है मेरी एक्वायर्ड पर्सनैलिटी, जो मेरी बाहर है, एक्वायर्ड पर्सनैलिटी, यानी कि जो मुझे एनवायरमेंट से मिली है, जो मुझे देश कल्चर से मिली है ना? तो क्या होगा, मेरी जो ये ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो किसके अंदर है? इसके अंदर। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो पूरी दुनिया है, अब इस मेरी एक्वायर्ड पर्सनैलिटी के चारों तरफ क्या है? एक वर्ल्ड है। बड़ी गहरी सी बात है, ये संसार है इसके चारों तरफ। होता क्या है, ये सारा संसार मुझे इस वाली पर्सनैलिटी से देखकर आइडेंटिफाई करता है। हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा भाई, मान लिया मेरे सराउंडिंग में कोई भी है, मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है, तो मुझे किससे जान रहा है? वो मुझे मेरे इस बाहर के कवर से। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये बाहर वाला तो क्योंकि देख ही बेचारा बाहर वाले को रहा है तो कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया अपने आप को, जब ये मुझे इससे बुला रहा था, ध्यान से देखना, ध्यान से, जब ये संसार मुझे इस वाले खौल के कारण बुला रहा था, तो मैंने भी इस वाले खौल के कारण से जवाब देने शुरू कर दिए। और फिर जब ये जवाब देते 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 तो क्या होगा, ये नियम है, आप जिस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे आप उसी में नेचुरल हो जाओगे। हाँ या ना? कोई मैथ की प्रैक्टिस ज्यादा करेगा, मैथमेटिशियन हो जाएगा। इंग्लिश प्रैक्टिस ज्यादा करेगा, इंग्लिश मैन हो जाएगा। हिंदी करेगा, हिंदी मैन हो जाएगा। वो उसी नेचुरल हो जाएगा। तो हुआ क्या, मैं इन बाहर के टैग और टाइटल्स की प्रैक्टिस ज्यादा करती चली गई, और जिसकी वजह से हुआ क्या, बिल्कुल वही बात हो गई, उल्टे सीधे हाथ वाली, जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसका प्रयोग ज्यादा किया गया वो ताकतवर बन गया, जिसका प्रयोग कम किया गया वो कमजोर रह गया। तो क्योंकि मैं बार बार, अब होता क्या था, एक और खास बात ये थी, मेरा जितना भी सम्मान हो रहा था, मुझे जितना भी प्यार मिल रहा था, मुझे जितनी भी जो भी कुछ मुझे सुख की, जो मैंने साधनों सुख मान लिया था, कंफर्ट को, है ना, तो हुआ क्या कि मेरे को ये वाली जो फीलिंग्स थी ये बाहर के संसार से मिल रही थी, और मुझे बाहर के संसार में ही वे दिखाई जा रही थी। तो धीरे धीरे मैं ओरिजिनल से दूर होती गई और इस देह अभिमान के चक्रव्यूह में फंस गई, और मुझे लगने लगा ये मेरा सम्मान है, ये मेरा प्यार है, और ये मेरा सुख है। और ज्यादा डीप कब बात खराब हुई, बात खराब तब ज्यादा हुई जब मैं इतनी भुलक्कड़ हो गई और मैं इतनी बेसमझ हो गई कि मुझे ये पता नहीं चला कि जब ये वाला व्यक्ति मेरा सम्मान करता है तो मैं कुछ और सम्मान महसूस करती हूँ, जब ये वाला सम्मान करता है तो कुछ और महसूस करती हूँ, जब ये करता है तो कुछ और महसूस करती हूँ। तो गुण तो एक ही है, सम्मान, लेकिन महसूस जो है वो मुझे अलग अलग हो रहा है। तो क्या ये सही सम्मान हो सकता है? ये गहरा चिंतन था, और जब मुझे ये बात समझ आ गई कि ये सम्मान नहीं है, इट इज नॉट रिस्पेक्ट, इट इज एन ओपिनियन, लिख लो आप, ये सिर्फ सामने वाले की मेरे बारे में ओपिनियन है, वो मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ ये बता रहा है कि वो मुझ में क्या देख रहा है। जिस दिन आपने ये डिफरेंस करना सीख लिया, डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट सेल्फ के साथ है, इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया था सेल्फ रिस्पेक्ट। सम्मान में आत्मसम्मान शब्द है, केवल सम्मान नहीं। इसीलिए इसमें भी दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिस्पेक्ट वर्ड, ध्यान समझना इनका बड़ा अंतर है, एक वर्ड है रिगार्ड। तो ये सामने वाला अपनी ओपिनियन में मुझे रिगार्ड दे सकता है, रिस्पेक्ट नहीं। रिस्पेक्ट तो मेरा सेल्फ के कारण से है, मैं क्या हूं, ओरिजिनल। और याद रखना, जो आत्मा सेल्फ रिस्पेक्ट में रहती है
दुनिया उसे रिगार्ड देने के लिए मजबूर हो जाती है। हाँ या ना? आप देख लेना, जिसका आत्मसम्मान ऊंचा होगा उसे पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है, और जिसका आत्मसम्मान मर गया होगा वो भिखारी होगा सम्मान का। वो सबसे भीख मांगता रहेगा कि मेरे को रिस्पेक्ट दो, रिगार्ड दो। ठीक, तो अब हमें समझना क्या है? हमने 2-3 बातें समझ ली कि भाई जब डॉक्टर, अच्छा अभी का सोचो, एक बंदा डॉक्टर है और वो ये भूल जाए कि वो डॉक्टर है, इसका इलाज कर पाएगा? कर पाएगा? बोलो। क्यों मैंने बोला था जो सीट पर सेट है वो कभी अपसेट नहीं होगा। तो ऐसे ही, अब इसका मतलब ऐसे ही कोई टीचर है, वो जिस सब्जेक्ट का टीचर है अपना सब्जेक्ट भूल जाए, पढ़ा पाएगा? अब समझना ध्यान से, इससे मैं समझाने से क्या समझाना चाहता हूं। मैं ये भूल गया कि मैं ज्ञान हूं, मैं ये भूल गया कि मैं पवित्रता हूं, ये हूं मैं, ये मेरी डिग्रीज हैं, और इसीलिए मेरा बिहेवियर इनके बेस पर नहीं रहा। मेरा बिहेवियर किन चीजों पर हो गया? जो देहाभिमान की चीजें थी। क्रोध के बिना काम नहीं चलता, काम विकार के बिना बच्चे कैसे पैदा होंगे, मोह नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा, लोभ नहीं रखेंगे तो धन कैसे कमाएंगे, और ईगो नहीं होगी तो सुनेगा कौन? चेक करो, क्या हमारे थॉट प्रोसेस हो गए? क्या हमारी स्क्रिप्टिंग हो गई? गलती ये हुई कि हमारी सारी स्क्रिप्टिंग काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की हो गई है। हाँ या ना? बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो आपसे। और हमने एक और गलती कर दी, इनकी स्क्रिप्ट तो हुई, हमने इनकी वकालत और शुरू कर दी। हम इनके वकील और बन गए, हम वकील बन गए इनके। अच्छा एक और खास बात है, हम अपने लिए तो वकील बने ही इनके, हम दूसरों के वकील बन जाते हैं इनके। एक बात और देखना, जिस व्यक्ति में ये ज्यादा होंगे उसे दूसरों में भी वही दिखाई देगा। जो हमारे खुद के अंदर होता है ना, जो हम खुद सोचते हैं अपने लिए, वही हम दूसरों में देखते हैं। अंडरस्टैंड करना, बड़ी गहरी सी चीज है ये। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है? मुझे इनकी वकालत बंद करनी है, मुझे इस स्क्रिप्ट को रिप्लेस करना है इस वाली स्क्रिप्ट से। मुझे ये है मेरी कौन सी, विलेन वाली स्क्रिप्ट, और मुझे कन्वर्ट करना है इसे हीरो वाली स्क्रिप्ट में। ठीक, समझ आ गई मेरी बात? समझ आ गई? तो चलिए अब आपको क्या काम करना है? अब आप कोई भी सिचुएशन के लिए स्क्रिप्ट करना शुरू करो। जैसे अपने अंदर की किसी भी एक ऐसे देहाभिमान का नाम मतलब सोचो जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा हो, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता हो, उस वाले देहाभिमान को लिख लो सबसे पहले। सब लिखो, ये वर्कशॉप है, करो सब लिखो। अब मैं आपको आपसे स्क्रिप्टिंग बनवाना सिखवा रहा हूं। पहले इसे सब अपना देहाभिमान लिखो। पहले कौन सा वाला देहाभिमान आप में सबसे ज्यादा है? अपने अपनी डायरियों में लिखो। आपकी ऐसी कौन सी चीज है जब उसे चोट पहुंचती है तो आपको दर्द होता है? लिखो। कोई आपको कोई बात कह देता है, कोई आपको कुछ बोल देता है, कौन सी वो चीजें हैं जिनके कारण से आप ऐसा फील करते हो? लिखा? हाँ ठीक है, जो भी है आप अपने पास लिख के रखो सबके सब। किसी का मोह होगा, किसी का क्रोध होगा। मोह में भी अगर अब आपने जो भी लिखा हो, अब ये लिखो कि वो किसके प्रति है। अगर आप में मोह की बीमारी है
तो किसके प्रति है ये लिखो। अब देखना अब आप कैसे सीखोगे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाता जाता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। स्क्रिप्टिंग करने के लिए बहुत जरूरी होता है ये सीक्वेंस समझना। सीक्वेंस नहीं समझोगे तो कभी नहीं कर पाओगे आप राइट। अगर स्क्रिप्टिंग राइट नहीं हुई तो प्राप्ति राइट नहीं होगी, एक खास बात है इसकी। क्या करो, अब सपोज करो किसी ने आप में से लिखा मोह, मोह वाला अहंकार है, कोई क्रोध का लिखेगा, कोई कुछ और लिखेगा। अब हर एक के अपने अपने हैं, बहुत सारे सैकड़ों हैं। आप अगर मुझे अपने इंडिविजुअली भेज दोगे तो फिर मैं आपके हिसाब से स्क्रिप्टिंग जनरलाइज करके बता दूंगा, तो आपको जवाब मिल जाएगा, मैं सब करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे किसी ने मेरे को यहाँ पे लिख के भेजा यूट्यूब पे, मोह लिख दिया। अब मैं इसी की बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मोह किससे है। पहला सेंटर ऑफ मोह ढूंढो पहले, किस किस से है। किसी एक से ज्यादा है या कईयों से ज्यादा है ना। जहां जाए किससे है या कितनों से है। इसमें भी क्या चीज करो, इसमें भी सारे वो लिखो। मतलब इसमें व्यक्तियों से है, खुद की इमेज से है, नहीं सूक्ष्म से जो डिटेक्ट हो रहा है ना, वो सूक्ष्म से डिटेक्ट क्यों हो रहा है वो सब गहराई से देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जिससे भी आपको लिख, ये आप अपने पास लिखते जाएं पर्सनली, मैं बताता जाऊंगा भी आगे आगे सिस्टम पूरा। तो किससे है, कितनों से है, व्यक्तियों से है, खुद की किसी इमेज से है, किसी किसी का पैसे में लोभ नहीं, मोह बहुत होता है, मनी में है, अपनी पोजीशन में है, अपने नाम के साथ बहुत अटैच होते हैं लोग, नेम से है अपने, है ना। कोई को अपनी कंट्री से बड़े अटैच होते हैं वो वसुधैव कुटुंबकम कभी सोच भी नहीं सकते। जब कोई दूसरा देश जीत रहा होता है, उनका देश हार रहा होता है, तो भी वो होता है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो मोह है वो कहां कहां जाता है, किस किस चीज में जा रहा है, वो सब चीजें जांचनी पड़ेंगी पहले आप, ठीक। उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों है इनमें मोह, नहीं तो मिटेगा ही नहीं, वो खत्म ही नहीं होगा जब तक उसकी आप जड़ नहीं खोदोगे। क्योंकि कोई भी चीज याद रखना, चाणक्य वाली बात अगर आप सबको याद आती हो, चाणक्य जब एक बार चंद्रगुप्त के साथ जा रहे थे और रास्ते में एक झाड़ आ गया था और झाड़ का कांटा जो था उनके पैर में चुभ गया। उन्होंने देखा कि इसका झाड़ है यहाँ पे, उन्होंने क्या काम किया, वो गए और कहीं से छाछ लेकर के आए और छाछ उस पेड़ के अंदर डालकर मीठा डाल दिया साथ में। तो किसी ने कहा कि भाई ये आपने गुरुवर ये क्यों किया, इसके जड़ के अंदर मीठा और ये सब क्यों डाला। बोला चींटियां आएंगी इसकी जड़ को ही खा जाएगी। बोले पेड़ को उखाड़ देता मैं तो दोबारा फिर से पैदा हो जाता, इसकी नेचर होती है। लेकिन अब इसने छाछ डाल दी है, मतलब मीठा डाल दिया है, तो चींटियां इसकी जड़ को ही खा जाएंगी। जब ये जड़ सहित कट जाएगा तो कांटा पैदा ही नहीं होगा। हम गलतियां काम करते रहते हैं, मोह की ऊपरी परतों को दूर करते रहते हैं, मुझे मोह है बड़ा, लेकिन मोह की जड़ें कहां पर है, कौन सा थॉट है वो, कौन सी चीज है वो। जब तक गहराई से इसको समझेंगे नहीं तब तक इसका इलाज नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिलिट्री में जब दुश्मन देश पर आप आक्रमण करते हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि दुश्मन कहां कहां छिपा बैठा हुआ है, किस किस रूप में छुपा हुआ बैठा हुआ है, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस हथियार का प्रयोग करना चाहिए उसके ऊपर। वो बम से मरेगा, गोले से मरेगा, रॉकेट लॉन्चर से मरेगा, हेलीकॉप्टर से मरेगा किस चीज से। इसे तो बाबा हमें कहते हैं हम रूहानी मिलिट्री हैं। तो मिलिट्री जैसा स्टैंडर्ड, उस जैसी अलर्टनेस, उस जैसी एक्टिवनेस, उस जैसी अटेंटिवनेस हमें अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, उस जैसी क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, उसके जैसी बाज की नजर। कौन सी नजर, अंदर वाली नजर। इन आंखों की बात नहीं कर रहा भगवान, कॉन्शियसनेस वाली आंखों की बात कर रहा है। कॉन्शियसली मुझे जांचना पड़ेगा कहां और कितनी इन्वॉल्व हूं मैं, क्यों मुझे उसके प्रति लगाव है, क्यों मैं क्या चीज समझ में आएगी, मतलब मुझे उससे क्या चाहिए, मुझे उससे क्या आशाएं हैं।
आपकी आशाएं क्या हैं वहां पर, क्या उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, ये मोह पैदा करती है। फिर ये उम्मीदें क्यों हैं और उसी से क्यों हैं, क्यों हैं और उसी से क्यों हैं। और उसके अलावा ये उम्मीदें कैसी हैं, विनाशी हैं या अविनाशी हैं। अगर मोह है तो डेफिनेटली विनाशी है, डेफिनेटली विनाशी है। और जब ये ऐसी हैं, जब ये सारी चेकिंग हो जाएगी आपकी, आपको पता चल जाएगा क्यों क्या कैसे, और उसके बाद फिर ये पता, अब यहाँ पता है कि बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं बाबा तो कहता है क्यों क्या नहीं करना चाहिए ज्यादा। भाई वो क्यों क्या डाउट वाला नहीं करना चाहिए, समझिए पहले इस बात को। हमसे ये कहा जा रहा है कौन सा क्यों क्या नहीं करना चाहिए, डाउट वाला। लेकिन जिज्ञासा वाला क्यों क्या हमेशा करना चाहिए, ताकि समझ बढ़े, ताकि समझ आगे आए। हाँ, खुद की इमेज से भी है। चलिए समझते हैं आगे। यस, तो क्यों है, तो जब आप उस जड़ को खोज लोगे तब आप उस मोह से मुक्ति का सही पैटर्न अपने माइंड में डिजाइन कर पाओगे। जैसे किसी ने यहां पे लिखा कि भाई बेटे से है, अब मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं। पहली बात, अगर मेरा किसी बेटे में बेटी में संबंध, जनरली माँ बाप का अपने बच्चों की तरफ जो जाता है, तो पहली बात, पहली कॉन्शियसनेस मुझे क्या मिटानी पड़ेगी, मैं माँ बाप नहीं बल्कि माँ बाप के रोल में हूं। क्योंकि माँ बाप सिर्फ एक रोल है, मैं आत्मा हूं। स्क्रिप्टिंग में पहली चीज, इसको कूट कूट के दिमाग में भरना पड़ेगा। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, एक बात। दूसरी बात, दूसरी आत्मा भी मेरा बेटा नहीं है, वो सोल है प्लेइंग अ रोल ऑफ बेटा। जैसे मूवी के अंदर, जैसे हम बात करें, सपोज एक एक्टर का नाम हम जानते हैं, हमने अमिताभ बच्चन ले लिया, उसका बेटा अभिषेक बच्चन है, लेकिन वो मूवी में गया तो पता चला कोई और दूसरे का बेटा उसका बेटा बना हुआ है। इसका मतलब उसका बेटा नहीं हो गया, उसको पता है। वो अपनी प्रॉपर्टीज का नाम लिख के नहीं आ जाएगा ओरिजिनल प्रॉपर्टी, वो मूवी में मिली प्रॉपर्टीज का नाम लिख करके आ सकता है, लेकिन ओरिजिनल प्रॉपर्टी नाम लिख के नहीं आ सकता। तो मेरी ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या है, पहले मुझे वो समझना पड़ेगा। वो है 7 वैल्यूज और 8 पावर्स। मुझे बार बार उन्हीं का चिंतन करना है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं, जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज के लिए चरित्र से कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपको हमेशा इस बात को देखना है, जब आप किसी व्यवहार में हो तो व्यवहार के टाइम पर, संबंध के टाइम पर चरित्र तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो आप। अगर करेक्टर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसका मतलब जैसे मोह में आप गए तो आपका क्या चीज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपका सच्चा प्रेम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपकी शक्तियां कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, आपकी इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आप डिपेंडेंसी की ओर जा रहे हो, आप उस पर निर्भर होते जा रहे हो, आप अपना अस्तित्व खोते जा रहे हो, आप एक्सपेक्टेशंस के शिकार होते जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, एक समझदार होने के बावजूद, ये पता होने के बावजूद कि अटैचमेंट जितना बढ़ेगा या एक्सपेक्टेशन जितनी बढ़ेगी, सौरो बढ़ेगा। रिजल्ट में चाहते क्या है, सुख। बेटे से भी क्या चाहते हैं, सुख। लेकिन बढ़ा क्या रहे हैं, अटैचमेंट। बढ़ा क्या रहे हैं, उम्मीदें। और याद रखो, ये दोनों की दोनों चीजें ही मिलकर पैदा क्या करेंगी, सौरो। सौरो।
वो कुछ भी कर रहा है, वो उसका पार्ट है। वो अगर व्यर्थ संगत से समय व्यर्थ कर रहा है, ये उसका अपना पार्ट है। आपका पार्ट सिर्फ ये है कि आप केवल उसे सलाह दे सकते हो, अपने अनुभव सुना सकते हो। एक बात और याद रखना, कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो दुनियावी लोगों को होती है कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक मोह वाला व्यक्ति कंट्रोल करेगा और एक प्रेम वाला व्यक्ति फ्रीडम देगा। अब यहां पे इस बात को और ध्यान रखना है, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि उसे गलत करने की फ्रीडम देगा, नहीं, अंडरस्टैंडिंग देगा, समझेगा इस बात को। सच्ची पालना कहते किस चीज को, पहले ये समझिए। बाबा हमें शिक्षाएं देता है, सावधानियां देता है, डर भी दिखाता है, लेकिन बाद में एक शब्द और बोल देता है, इनकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं बना सकेंगे। एट लास्ट मेरा भी यही इश्यू होना चाहिए, मुझे भगवान से पालना करना सीखना चाहिए। मेरा काम क्या है, मुझे पहली बात उसके साथ बैठना चाहिए, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करना चाहिए सामने वाले का। उसको वो संगत क्यों पसंद है, जो भी संगत में वो गया क्यों गया, वाई। मैंने कहां पे गलतियां करी हैं कि वो उसे मेरी फ्रेंडशिप पसंद नहीं है या मेरा साथ पसंद नहीं है। मेरे पास से उसे ऐसा क्या नहीं मिला कि जो उसने बाहर जाके ढूंढा है। ये बड़ी गहरी चीज है, हमें समझनी पड़ेगी। हम खुद के ओरिजिनल से दूर होते हैं, हम अपनी चीजों में बिजी होते हैं, और कहां पर जिस वक्त पे जो चीज करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, तब वो चीजें क्रिएट होती है। कोई व्यर्थ नहीं करना चाहता है, वो भी एक आत्मा है, उसमें भी 7 गुण 8 शक्तियां हैं, लेकिन बस वो भी क्या हो चुका है, वो भी देह बीमार की जो दवा हुआ, और ये मुझे समझना पड़ेगा। उसका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मुझे, उसको क्यों जा रहा है भाई वहां पर, वो वहां क्या देख रहा है जो उसे मेरे पास नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर मुझे उससे क्या काम करना है, मुझे उससे बातचीत करनी है, और मुझे कभी उसकी बात गलत नहीं कहनी। मैं कहता हूं वो गलत काम करने की भी करने जा रहा हो ना, तो ये नहीं कहना कि तुम गलत करने जा रहे हो। याद रखिए, कभी कभी ना बहाव के साथ बहना पड़ता है अपने को बचाने के लिए। अगर बहाव के साथ आप विपरीत बहने की कोशिश करोगे, चोट खाओगे। कभी कभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलो, ताकि ये समझ पाओ कि वो कितना गहरा गया हुआ है, ध्यान देते हुए वो करना क्या चाहता है। उसको पूछो कि जो भी आप करना चाहते हो, क्या आप अपना विजन मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये बिगड़ों को सुधारने के लिए। और जब वो अपना विजन एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो उससे पूछ लो कि क्या जो भी रिजल्ट और रिवार्ड इसके आने वाले हैं, जो भी आप एक्टिविटी करने वाले हो, क्या उनसे आप खुश रहोगे, क्या वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, क्या आपको सुख देंगे, आर यू कॉन्फिडेंट। तो पहले समझ लो कि उसके सुख की परिभाषा क्या है। जब तक आप सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग का स्तर नहीं समझोगे, तब तक आप ये कैसे जान पाओगे कि आप उसे क्या समझाना चाहिए, आपको क्या देना चाहिए आपको उसे। हम तो क्या काम करते हैं, हम तो समझदार बन जाते हैं, जो हम जानते हैं वो सही है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। अरे वो अपनी समझ से सही कर रहा है। जैसे आप जो कर रहे हो, आपसे अगर कोई ज्यादा समझदार मिल जाए तो वो आपकी समझ को भी तो गलत कह देता है, नहीं नहीं इसको ऐसे करो। एक बात हमेशा जिंदगी में आप याद रखिए और लिख लीजिए अपनी डायरी में बड़ा बड़ा करके, एक काम 1000 तरीके। इसलिए आप ये कभी नहीं कह सकते कि जो काम आप जिस तरीके से कर रहे हो वो एक राइट तरीका है। डेफिनेटली ये हो सकता है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उसमें चरित्र और चीज दोनों का निर्माण हो जाए। हो सकता है वो जो काम कर रहा हो उससे चीजों का निर्माण हो जाए, लेकिन हो सकता है उसका लक्ष्य केवल चीजें ही निर्माण करना हो, चरित्र निर्माण करना हो ही ना उसके लक्ष्य में, वो चाहता ही ना हो, और आप बिना मतलब में उसकी जिंदगी में दखलंदाजी कर रहे हो सकता है कि उस एक्टर के रोल में विलेन का रोल लिखा हुआ हो सकता है उसमें कॉमेडियन का रोल लिखा हुआ हो सकता है उसमें साइड हीरो का रोल लिखा हुआ हो, उसमें आप क्या कर लोगे। फिर कुछ लोग बोलेंगे क्या फिर हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कोशिश करो, कोशिश करके जानने की कोशिश करो कि उसका रोल है क्या। आपने अपनी कोशिश करी, आपने बहुत प्यार के साथ उससे बातचीत करी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझा, उसे अपने काम करने का तरीका बता दिया, सजेशन दे दिया, आपने उसे उसके काम करने के तरीके के परिणाम बता दिए, रियलाइज करा दिया उसको प्यार से, प्रीत से, उसको वो करने का मौका दिया, उसने वो चीज देख भी ली,
लेकिन फिर भी वो अगर नहीं चीजों को चेंज हो जाता है तो फिर आप एक और तरीका आपके पास बचता है कि उसे अगर इलाज रहता है तो आप इलाज करवा सकते हो। आप इलाज करवाने के साथ साथ में आप उससे कानूनन तौर पे कुछ चीजों के बारे में उसे थ्रेट करा सकते हो, क्योंकि वो बाबा भी करते हैं धर्मदास के रूप में चीजों करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर वो आत्मा अपने ही रास्ते को नहीं छोड़ना चाहती है तो फिर क्या बचता है आपके पास में? लीव, त्याग। क्योंकि हीरो कभी ये थोड़ी करेगा कि अब विलेन सुधरना नहीं चाहता है तो हीरो अपने आप को बिगाड़ लेगा उस विलेन के लिए। हम सब इंडिपेंडेंट सोल्स हैं, हम केवल मूवी के अंदर है, उसका हमारा संबंध एक जन्म का है। और अगर मैंने ये नष्ट नहीं किया, बाबा मुझे कभी चुनेगा ही नहीं, क्योंकि नष्ट हुआ स्मृति स्वरूप है। अगर मोह ही नष्ट नहीं हुआ तो स्मृति स्वरूप में कभी हो ही नहीं सकता। हर उत्तर आपका जाके टिकेगा कहां पे? मैं कौन, मेरा कौन, मैं किसकी, कहां से आई हूं, मैं क्या करना है मुझे। मेरे कर्तव्य वे नहीं है जो मैं इस दुनिया में समझ के बैठी हूं। बेटा पालना है, पति पालना है, पत्नी पालनी है, बच्चे पालने, ये करना, ये थोड़ी है मेरा कर्तव्य है। ये मेरा रोल है। मेरा कर्तव्य है उस रोल के समय पर मेरी इंटेंशन क्या है, वो मेरा कर्तव्य है। उस रोल को मैं निभा कैसे रही हूं, उस निभाने में मेरे 7 गुण 8 शक्तियां मुझे याद है या नहीं, वो मेरा एग्जैक्टली रोल है, वो मेरी ओरिजिनलिटी है। हम सोच रहे हैं मेरी जिम्मेवारी ये है कि मैं बच्चे को कितना कामयाब बच्चा बना दूं, कितना ना। मेरा रोल है कि मैं मेरे रोल के थ्रू, मेरे चरित्र के थ्रू कितना गुणों का अनुभव करा सकूं हर आत्मा को। ठीक है, अभी स्क्रिप्टिंग पे इसके बाद कल आगे बढ़ेंगे इन चीजों लेकर के। तो जैसे ये समझ लो, आप जिस चीज की स्क्रिप्टिंग आपको करनी है, आपको उस चीज को गहराई से अंडरस्टैंड करना है पहले, कहां पे कितनी रगें जुड़ी हुई हैं, और उतनी ही इंटेंसिटी की वैल्यू का आह्वान करना है। किस वैल्यू से वो कटेगा, किस सत्य से वो कटेगा, और एक से नहीं कटेगा। एक बात और याद रख लेना, ये नहीं हो सकता कि अगर आप में एक बुराई है तो वो एक बुराई किसी एक गुण से कट जाएगी। हो सकता है कई गुणों को मिक्सचर करना पड़े, हो सकता है कई शक्तियों का मिक्सचर करना पड़े, और उन सारे थॉट को समझना पड़े। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग एक एक स्वमान का अभ्यास करते रहते हैं, मैं मास्टर सत्यवान हूं, उससे नहीं होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व। आपको यह समझना पड़ेगा कि किस चीज के लिए मुझे कितनी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ओम शांति। अभी ये चलेगा क्योंकि ये सीरीज में बड़ी गहराई से चलने वाला हूं कि जितना इस सीरीज को आप पकड़ गए, आप समझ लेना, जिस दिन आपने अपने जीवन के हर क्षेत्र की स्क्रिप्टिंग को पकड़ लिया, उस दिन आपका पूरा जीवन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे।